हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द मिडिल इंग्लिश पीरियड, यानी कि इससे पहले जो हमने वीडियो डिस्कस किया है उसमें ओल्ड इंग्लिश पीरियड से रिलेटेड जितना हो सकता था इंपॉर्टेंट नोट्स वो हमने उसमें क्लियर कर लिया है। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बाद द मिडिल इंग्लिश पीरियड के साथ साथ हम इसमें एज ऑफ चौसर, ठीक है, एज ऑफ चौसर को भी यहाँ पे, ओके, सो एज ऑफ चौसर यानी कि हम द मिडिल इंग्लिश पीरियड में चौसर को हम प्रोमिनेंटली यहाँ पे कवर करने वाले हैं, यानी चौसर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं उसको इस वीडियो में हमने इंक्लूड किया है। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा। द मिडिल इंग्लिश पीरियड रफली स्पैनिंग फ्रॉम द लेट 11th सेंचुरी टू द लेट 15th सेंचुरी, यानी कि ये कब से कब तक चला, तो ये लेट 11th सेंचुरी से लेके, ठीक है, सेंचुरी से लेके ये लेट 15th सेंचुरी तक चला, ठीक है। अब इसको लेट 11th सेंचुरी के में क्यों बोला जाता है, तो 1066 का आपको बैटल याद होगा, अब बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, ठीक है। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स जो हुआ था उससे क्या हुआ था, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो था यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, उसी से हमारा मिडिल इंग्लिश पीरियड स्टार्ट होता है। तो इतना तो आपको पता ही होगा जनरल नॉलेज के लिए। सो यहाँ पे दिस एरा फॉलोड द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 एंड ट्रांजिशंस into the early modern English period highlighted by the works of Geoffrey Chaucer and the gradual standardization of English, ठीक है। तो इसमें इंग्लिश की लैंग्वेज में भी काफी ज्यादा आपको ट्रांजिशन यहाँ पे देखने को मिलेगा और जियोफ्री चौसर का काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहा इस एज में। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो देखिएगा इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है कि यहाँ पे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो हुआ था इसको देखिए। विलियम द कॉन्क्वेरर जो था ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी था, ठीक है, ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी, ठीक है। इसने क्या किया था, जो इंग्लैंड का मतलब किंग था, किंग हैरोल्ड, ठीक है, किंग हैरोल्ड, ठीक है। इसके साथ बैटल होता है, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, ठीक है, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। इसमें क्या होता है कि जो किंग हेरोल्ड होता है वो डिफीट कर जाता है और यहाँ पे विलियम द कॉन्क्वेरर यहाँ पे ड्यूक मतलब किंग बन जाता है, उसकी रेन आ जाती है, वहीं से ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो समझ में आया कि ये बैटल कब हुआ था, 1066 में हुआ था। इस बैटल को जानते हैं बैटल ऑफ हेस्टिंग के नाम से। किन दो लोगों के बीच में हुआ था, तो ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी विलियम द कॉन्क्वेरर एंड किंग हेरोल्ड के बीच में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। The Norman ruling class spoke Anglo-Norman, a variety of Old French, while the common people continued to speak Old English। यानी कि यहाँ पे आपको लैंग्वेज में कंट्रास्ट देखने को मिलेगा कि जो नॉर्मन जो लोग थे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, तो वो बोलते थे एंग्लो नॉर्मल, ठीक है। एंग्लो नॉर्मन क्या थी, तो एंग्लो नॉर्मल जो था ये एक लैंग्वेज थी, ओल्ड फ्रेंच थी, ठीक है। ओल्ड फ्रेंच की एक लैंग्वेज थी एंड यहाँ पे जो पहले से लोग रह रहे थे वो वही जो एंग्लो सैक्सन के टाइम पे जो आपको यहाँ पे लैंग्वेज दिखती थी एंग्लो सैक्सन के टाइम पे, ओल्ड इंग्लिश, ठीक है, जिसे हम ओल्ड इंग्लिश के नाम से जानते थे, वही लोग बोल रहे थे, सेम वही लैंग्वेज, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना कि दो तरह की लैंग्वेजेस थी यहाँ पे, एक एंग्लो नॉर्मल लैंग्वेज हो जाती है, एक ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज हो जाती है, ठीक है। द बाइलिंगुअल एनवायरमेंट लेड टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे लोग बाइलिंगुअल यानी कि दो तरीके के भाषा बोलते थे, एक प्रोफेशनल हो जाती थी, एक पर्सनल लैंग्वेज हो जाती, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके सामने ये एक फ्यूडल सिस्टम करके एक टर्म दे रखा होगा, इसका क्या मतलब है। तो फ्यूडल सिस्टम मेनली क्या था कि जो हमारी लैंड थी, ठीक है, उसके उसको मतलब किसी किसी और को उसके सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन जब होता था, यानी कि जब आप अपने लैंड किसी और को देते हैं बदले में आप उसको सपोर्ट देते हैं, यानी उसको सुरक्षा देते हैं, तो वही एक ऐसा सिस्टम यहाँ पे था। तो ये सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर में आता है ये फ्यूडलिज्म, जो कि इंट्रोड्यूस किया था नॉर्मन्स ने, ठीक है। और इसने क्या किया था, फ्यूडल सिस्टम ने रीशेप किया था सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। अब इसमें देखिए जो फ्यूडल सिस्टम होता था उसमें किंग सबसे अपर लेवल पे होता था। किंग जो होता था अपने लैंड्स किसको देता था, तो नॉबल्स को देता था। नॉबल्स जो देते अपने वो वही लैंड किसको दे देते थे, नाइट्स को दे देते, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद नाइट्स क्या करते थे, ये पीसेंट्स यानी कि किसानों को दे देते थे। अब यहाँ क्या हुआ कि जो नाइट जो था
वो लैंड देता था, इसके बदले में जो नॉबल्स थे इसको क्या देते थे, इसको मनी देते थे एंड मनी एंड बहुत सारे नाइट्स देते थे। और यहाँ पे जो नाइट्स को, जो नॉबल्स जो थे, नॉबल्स जब अपना लैंड देते थे नाइट्स को, तो वो इनको सर्विसेज देते थे, प्रोटेक्शंस देते थे, ठीक है। और जब यही नाइट्स जो है ये पीसेंट्स को अपना लैंड दे देते थे, तो उनसे उनको क्या मिलता था, एक तरीके की फूड सर्विस इनको मिलती थी पीसेंट से, ठीक है। इस तरीके से सबसे ज्यादा लॉस अगर किसी का दिख रहा है तो यहाँ पर वो पीसेंट्स का दिख रहा है, राइट। तो ये समझिए, लैटिन वाज द लैंग्वेज ऑफ द चर्च एंड स्कॉलरली वर्क, यानी कि लैटिन इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी, वाइल एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज क्या थी, कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज थी हमारी यहाँ पे फ्रेंच, ठीक है, एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच, एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच, ठीक है। और जो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि स्कॉलरली की लैंग्वेज, स्कॉलरली वर्क के लिए कौन सी लैंग्वेज थी, तो वो यह चर्च और स्कॉलरली, ठीक है, वर्क के लिए यहाँ पे जो लैंग्वेज थी वो थी यहाँ पे लैटिन, ठीक है। तो आपको ये दो लैंग्वेजेस आपको मिडिल पीरियड में याद रखनी है, और इनसे काफी ज्यादा लैंग्वेज से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आपको लैंग्वेज में एक तरीके से इवोल्यूशन देखने को यहाँ पे मिलेगा मिडिल इंग्लिश पीरियड में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में मिडिल एज में आपको ब्लैक डेथ देखने को मिलेगी, जो कि 1347 से लेके 1351 तक ये रही। और ये इसका मेजर पॉइंट ये है कि द ब्लैक डेथ वाज अ ब्यूबोनिक प्लेग पैंडेमिक अकरिंग इन यूरोप फ्रॉम 1346 टू 1353 तक ये रही, राइट। तो ये यूरोप से लेके इंग्लैंड तक इस तरीके से फैली। ये पिक्चर आप देख सकते हैं ब्यूबोनिक प्लेग की। और ब्यूबोनिक प्लेग इज कॉज्ड बाय, यानी कि ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ये किसकी वजह से होता है, तो एक बैक्टीरियम यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इसकी वजह से ब्यूबोनिक प्लेग होता था, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ब्लैक डेथ से इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पहला तो क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि ये कब हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे बनेगा कि किस वजह से हुआ था। तो आप दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, ज्यादा हौच पौच नहीं करने का, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिंग्विस्टिक फीचर्स में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिंटिंग प्रेस, जो कि इंट्रोड्यूस किया था विलियम कैक्सटन ने 1476 में, ठीक है। बिगेन द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग इंग्लिश स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है। इंग्लिश स्पेलिंग एंड ग्रामर को और ज्यादा स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए विलियम कैक्सटन ने 1476 में प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था। अब लिटरेरी डेवलपमेंट की बात आ गई, यानी कि सबसे ज्यादा हम फोकस किसके ऊपर करेंगे, हमारे प्रोमिनेंट ऑथर जियोफ्री चौसर से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही मेजर तरीके से इनकी बायोग्राफी को तैयार किया है कि कुछ भी मतलब छूटे ना। तो इनका जन्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इनका जन्म हुआ था 1343 में, ठीक है। 1343 में इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो लंदन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। और इनका डेथ कब हुआ था, तो 25 अक्टूबर 1400। तब उनकी एज क्या थी, तो ये 56 से 57 के बीच में थे। और इनका जो डेथ हुआ था 25 अक्टूबर 1400 में हुआ था, लंदन इंग्लैंड में, ठीक है। इनकी स्पाउस यानी कि इनकी वाइफ कौन थी, तो फिलिपा फिलिपा रोड थी, जिनसे इन्होंने मैरिज किया था 1366 में। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्टिंग प्लेस, यानी कि कहाँ पे इनको दफनाया गया था, तो वेस्ट मिनिस्टर एबे लंदन में है, इंग्लैंड में, ठीक है। लंदन इंग्लैंड में है ये रेस्टिंग प्लेस इनका, वेस्ट मिनिस्टर एबे, ठीक है। ये फर्स्ट ऐसे थे जिनको वेस्ट मिनिस्टर में दफनाया गया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। वॉज एन इंग्लिश पोएट ऑथर एंड सिविल सर्वेंट बेस्ट नोन फॉर द कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। ये एक इंग्लिश पोएट के साथ साथ ये एक ऑथर भी थे, एक सिविल सर्वेंट थे, ठीक है। और इनका सबसे ज्यादा मैग्नम ओपस वर्क जो था वो यहाँ पे कैंटरबरी टेल्स हो जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट होता है, ही हैज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। और द अल्टरनेटिवली फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ठीक है। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी बोला जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि ही वॉज द फर्स्ट राइटर टू बी बरीड इन व्हाट हैज सिंस कम टू बी कॉल्ड पोएट्स कॉर्नर, ठीक है। पोएट्स कॉर्नर ये बोला जाता है, ठीक है। इन वेस्टमिनिस्टर एबे, वेस्टमिनिस्टर एबे में पहले ऐसे राइटर बरीड होने के कारण इनको पोएट्स कॉर्नर बोला जाता है, ठीक है।
तो नेक्स्ट पॉइंट है ही मेंटेन्ड अ करियर इन द सिविल सर्विस एज अ ब्यूरोक्रेट, ठीक है, कोर्टियर, डिप्लोमेट एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो इन पोजीशंस पे इन्होंने काम किया, ये आपको ध्यान रखना है। चौसर इज बिलीव टू हैव रिटन द बुक ऑफ डचेस, ठीक है, इनकी एक बुक है द बुक ऑफ डचेस, ठीक है। ऑनर ऑफ ब्लैंकी ऑफ लैंकास्टर, ठीक है, ऑनर ऑफ ब्लैंकी ऑफ लैंकास्टर को इन्होंने डिस्कस किया था। द लेट वाइफ ऑफ जॉन गॉन्ट, जो कि क्या थी, जॉन गॉन्ट की लेट वाइफ थी, जिनका मतलब प्लेग में डेथ हो जाता है 1369 में, जिनका डेथ हो जाता है। यानी कि यहाँ से आपको क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, द बुक ऑफ द डचेस किसको डेडिकेट किया है इन्होंने, तो ब्लैंकी ऑफ लैंकास्टर को, ठीक है, जो कि कौन थी, लेट वाइफ ऑफ जॉन गॉन्ट थी, जिनकी डेथ किस वजह से हुई थी, तो 1369 में प्लेग की वजह से हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए कि चौसर के एक कंटेम्परेरी थे, उनका नाम क्या था, थॉमस हॉकलीव, ठीक है। थॉमस हॉकलीव हेल्ड हिम एज द फर्स्ट, ये लैटिन में लिखा हुआ, फर्स्ट फिंडेर ऑफ अवर फेयर लैंग्वेज, यानी कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है द फर्स्ट वन कैपेबल ऑफ फाइंडिंग पोएटिक मैटर इन इंग्लिश, ठीक है, ये लाइन इनको बोली थी, ये लाइन आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, चौसर्स फर्स्ट मेजर वर्क्स was the बुक ऑफ डचेस एंड एलेजी फॉर ब्लैंकी ऑफ लैंकास्टर हु डाइड इन 1368, ठीक है, 1368 में इनका डेथ हो गया था। और ये बुक थी द बुक ऑफ द डचेस, जो कि डेडिकेटेड थी ब्लैंकी ऑफ लैंकास्टर, जो कि लेट वाइफ थी जॉन ऑफ गॉन्ट की, ठीक है। तो जॉफरी चौसर के यहाँ पे कुछ अर्लियर वर्क्स हैं, जैसे कि एनेलिडा एंड आरसाइड और एंड द हाउस ऑफ फेम, ठीक है। तो इन तीनों वर्क्स को याद रखिएगा, अर्ली वर्क्स हैं इनके। और यहाँ पे ही रोट मैनी ऑफ हिज मेजर वर्क इन अ प्रोलिफिक पीरियड व्हेन ही हेल्ड द जॉब ऑफ कस्टम कंट्रोलर ऑफ फॉर लंदन 1374 टू 1386 के बीच में इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखा। हिज पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन्स एंड द ट्रायल्स एंड क्रेसिडा, ऑल डेट्स फ्रॉम दिस टाइम, ठीक है। यानी कि जब ये कंट्रोलर थे, कस्टम कंट्रोलर की जॉब पे थे लंदन में, तो उन्होंने ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे, हिज पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, द लेजेंड ऑफ गुड वेमेन एंड द ट्रायल्स एंड क्रेसिडा, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स है। और ये भी माना जाता है कि इसी टाइम इन्होंने कैंटरबरी टेल्स को लिखना स्टार्ट किया था 1380s में, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, चौसर ऑल्सो ट्रांसलेटेड, यानी इन्होंने कुछ ट्रांसलेटेड वर्क, ट्रांसलेशन भी किया है कुछ वर्क्स का, जिसमें है पहला बोएथियस का कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी, ठीक है, बोएथियस का कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी आपको याद रखना है, एंड द रोमांस ऑफ द रोज, ठीक है, ये किसका, बाई गुइलेमेन, ठीक है, गुइलेमे डी लॉरिस, ठीक है, गुइलेमे डी लॉरिस का ये वर्क है द रोमांस ऑफ द रोज, इसको भी ट्रांसलेशन किया था, राइट। तो ये आपको मेजर जो भी पॉइंट्स बन सकते थे चौसर की बायोग्राफी से, उनको यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया है, क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, कुछ अदर इंपॉर्टेंट नोटेबल ऑथर्स हैं, उनके वर्क्स हैं जिनको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो फर्स्ट इसमें है विलियम लैंगलैंड, जो कि जाने जाते हैं पियर्स प्लॉमैन, इनका वर्क है इसके लिए, इज एन एलेगोरिकल नैरेटिव पोएम रिफ्लेक्टिंग सोशल एंड रिलीजियस थीम्स, ठीक है, इन पे बेस्ड ये वर्क है, याद रखिएगा, पियर्स प्लॉमैन बाई विलियम लैंगलैंड। नेक्स्ट है सर गैवेन एंड द ग्रीन नाइट, ठीक है, सर गैवेन एंड द ग्रीन नाइट, an anonymous chivalric romance notable for its alliterative verse and exploration of knightly virtues, ठीक है, इन्हें इन्हें मतलब पियर्ड पोएट, ठीक है, पियर्ड पोएट्स भी बोला जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इनके जो वर्क्स थे उसके लिए इनको मतलब कुछ इन्होंने पोएट्री के वर्क्स पब्लिश किए थे, जिसकी वजह से ये एनिनॉमस थे, इनके बारे में कोई भी नहीं जानता, बट इनके जो वर्क्स के टाइटल की वजह से इनका ये नाम पड़ गया, ठीक है। सर गैवेन एंड द ग्रीन नाइट, गैवेन पोएट बोला जाता है, पियर्ड पोएट बोला जाता है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे थॉमस मेलोरी, थॉमस मेलोरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मिडिवल टाइम पे। ले मॉर्ट द अर्थर, ठीक है, ये वर्क काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, completed in 1470, printed in 1485, is a compilation of Arthurian legend and a cornerstone of the English chivalric literature, ठीक है। मेनली क्या होता है चावल्री लिटरेचर, वो होता है उसमें ऐसा रोमांस होता है कि जो किंग्स होते हैं वो छुप के, मतलब उनका वो मतलब छुप के अपना करते हैं चीजें, वही चीजें हैं उसमें चावलिक रोमांस में, वही चीजें हैं कि उनकी मतलब सबकी नजर में वो चीजें नहीं होती हैं, बट उनका ऐसा लव अफेयर जैसी चीजें होती हैं, राइट।
तो अब हम यहाँ पे अपने आप को कंक्लूड कर लेते हैं कि क्या इम्पैक्ट रहा, मेडिवल पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द मिडल इंग्लिश पीरियड वाज अ ट्रांसफॉर्मेटिव एरा फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, दोनों के लिए ये क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव एरा। यानी कि आप देखिए जब ओल्ड इंग्लिश पीरियड था तो उसमें क्या था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, लोगों के पास मतलब ऐसे रिटन फॉर्म में वर्क्स भी नहीं थे पढ़ने के लिए, राइट। लेकिन जब यहाँ पे विलियम कैक्सटन ने इंट्रोड्यूस कर दिया प्रिंटिंग प्रेस से, तो एक तरीके से क्या हुआ, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया लैंग्वेज में और लिटरेचर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये इतना तो इम्पोर्टेंट हो गया, बाकी इसमें जो नॉर्मन कन्क्वेस्ट हुआ, उसके बाद जिस तरीके से सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए, तो वो सब आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जो चौसर का वर्क है कैंटरबरी टेल्स, उसने किस तरीके से सोसाइटल चीजों को यहाँ पे एक्सप्लोर किया है। कैंटरबरी टेल्स ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकेगा तो इसको डिटेल में थोड़ा सा और किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसमें बहुत ज्यादा बहुत सारी स्टोरीज है, यानी स्टोरीज इन स्टोरीज, यानी कि वर्क इन वर्क वाला फॉर्म है कैंटरबरी टेल्स का। सो इस तरीके से हमने बहुत ही अच्छी तरीके से मेडिवल पीरियड को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। एज ऑफ चौसर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे उन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। वो गाइस आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा, और लेक्चर अगर बेनिफिशियल लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स ओपन है, अगर कोई फीडबैक है तो फीडबैक जरूर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।